कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूं कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए जी। और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी, और मैं तो वजह नहीं बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है जी, सबकी जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना जी। मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग, एम्पैथी तो, और एक विनम्रता। अगर जैसे मैं टीचर हूं, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूं, मैं उनको मना करता हूं, पर इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं ये बिलीव करता हूं कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा जरूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते हैं कि आप व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग तो है, एम्पैथी तो है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है आपसे बात करके। आपकी एनर्जी ऐसी है, शायद इसलिए आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हो सकता है कि जब आप किसी रूम में एंटर करते हो आप सुकून के साथ एंटर करते हो। शायद। आपका बचपन कैसा था सर? जैसा होना चाहिए एक बच्चे का, ठीक वैसा। ऐसे ही थे आप? नहीं, बहुत शरारती, बहुत बदमाश। जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था। आई फील कि अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं करते। हाँ, और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। इस पर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो एक सिगमंड फ्रॉइड की स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो, उनको पढ़िए। उनका थीसिस है, उसका नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। वो छुपाते हैं ऐसा नहीं, उनकी वो कैपेसिटी बचपन में खत्म हो जाती है। और उसका पूरा उन्होंने कहानी बताई। इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो घर के माहौल में अपनी माँ के साथ, पापा के साथ जितना सुकून उनको मिलता है, तो इनके लिए सफलता के मायने जनरली अलग रहते हैं। वो सफलता प्यार मोहब्बत में ज्यादा देख पाती है। इसलिए आप फिल्मों में देखेंगे जब लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की क्या बोलती है, एक छोटा सा घर हो, तुम रहो मैं रहूं। लड़का ऐसी बात आमतौर पर नहीं बोलता है। उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहूं नहीं, उसका सपना है कि एक महल हो, 50 नौकर चाकर हो, 20 गाड़ियां हो, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाह रहा है बाहर की दुनिया में। और लड़की, सभी नहीं, जनरली लड़कियों के लिए सुकून का बिंदु है घर, परिवार, दोस्तों का समूह, एक छोटा समूह जहां इमोशंस आपस में शेयर हो जाएं, न कि ऑब्जेक्ट्स से वो अपने आप को डिफाइन करें। और ये इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को मां से अलग किया जाता है। सो नैन्सी कोडोरो हैज ब्यूटीफुली रिटन द बुक टाइटल्ड द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का वहां पर क्या है।
महिलाएं जब जाती हैं, जी। वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी। एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती, सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। सब रोई 5-7 मिनट, फिर वो 7वीं महिला भी चुप हो गई, फिर बातें होने लगी, फिर 8वीं जब भी आएगी फिर 8 रोएंगे उसके बाद। तो बहुत पता नहीं कैसे मैनेज होता है। अच्छा, आदमी लोगों को आप वहां देखेंगे जी। किसी के दुख में जब जाते हैं, एक आध मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है, जिसको बुरा लग रहा है, जिसको दुख हुआ, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, फिर वो जाके बैठ जाएंगे, आंसू तो भूल ही जाइए आप। फिर 6-7 आदमी जहां बैठेंगे, 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर पुसर शुरू कर देंगे कि भाई सेंसेक्स उठा के नहीं उठा, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। या फिर वो व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, पानी पिलाना सबको, जूते सबके लाइन ठीक कर देना, क्योंकि वो दुख व्यक्त करने के माहौल में रह ही नहीं सकते। जी जी। और आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनके परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकलता है तुम लड़की हो, लड़का नहीं है। तो लड़की होना लड़कों के लिए बहुत ही डिमीनिंग सी बात मान ली गई है, जबकि ये महिलाओं की ताकत है कि वो रो सकती हैं। दवाई भी है, दवाई है जो हमारे पास स्ट्रेस हुआ रो लिए, बात खत्म हो गई जी। एक तो हमारा वैसे ही परवरिश का जो स्ट्रक्चर है गलत है, ऊपर से ये जो वैल्यू सिस्टम है कि रोए तो लड़की हो। अब लड़कों की दुनिया में कोई दुखी है, रोना चाहे, सब मजाक बना देते हैं उसका, जबकि सबको साथ देना चाहिए। मिलके ना भी रोएं, कम से कम साथ तो दें, गले तो लगा लें। पर रोना एक ऐसी बेहूदी बन गई है लड़कों की दुनिया में, तो फिर इलाज कहां से होगा? स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है, रो पा नहीं रहे, तो बहुत क्राइसिस है। लड़कों की दुनिया में क्राइसिस कम नहीं है, बहुत क्राइसिस है। सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन ये कि एक ऐसी कल्चर जिसमें रोना अच्छी बात मानी जाए। हर जगह जोक्स होते हैं यार। नहीं, मुझे लगता था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, मुझे लगता था कि मुझे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा ही हूं जैसे मर्द होते हैं हमारे देश में। वो इमोशनल एक्सप्रेशन कम करते करते इमोशनल ही नहीं रह पाते एक समय के बाद। मैं सरप्राइज था कि इतना कैसे मेरी नेचर चेंज हुई। मैं 1 महीने बोल नहीं पाया, 6 महीने फ्री नहीं हो पाया उस चीज से। 1 साल लग गया मुझे उस माइंडसेट से बाहर निकलने में। इसका मतलब, और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपनी माँ की मृत्यु पर इतना दुखी हो पाया कि मतलब इमोशंस बचे हुए हैं, ये खुशी की बात है। हर बेटे को इस दौर से गुजरना पड़ता है, एट सम स्टेज गुजरना ही पड़ता है, और बेटा ही गुजरे अच्छा है, माँ ना गुजरे तो ही अच्छा है। मतलब माँ के लिए इस चीज से गुजरना कि बेटा नहीं रहा या बेटी नहीं रही, वो ज्यादा दुख की बात है। तो ज्यादा अच्छा है कि बेटे और बेटी ही इस दर्द को झेलें कि उनकी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे। इफ यू डोंट माइंड, एज अ मैन, क्या सीखा उस फेज से? मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फायदा नहीं है ना। तो मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुख तो होता ही है, और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियां इतनी अलग हैं कि हम 2, 4, 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जो केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, जरूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है, ये तो मैं अब सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में है कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। मुझे बचपन में किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र 77 इयर्स की है। अब मुझे नहीं पता उस बात में कितना वजन है, पर मैं 50 का होने वाला हूं।
तो मेरे मन में बैठ गया है कि मैं 77 की एज में मरूंगा, बैठ गया है। हो सकता है एकदम गलत हो, कल का भी क्या भरोसा है। इसको ब्लिक कहते हैं फिलोसफी में। क्या? ब्लिक, ब्लिक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका कोई कॉग्निटिव एविडेंशियल बेस नहीं है, पर एक बात बैठ गई है मन में, एंड विच यू ट्रीट एज ए फैक्ट एंड यू डिसाइड अबाउट समथिंग ऑन दैट बेसिस। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी एज 77 तक रहने वाली है, तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूँ कितने साल बचे हूँ। हो सकता है मैं करीब मर जाऊँ, क्या भरोसा हो, तो कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मेरा अनुमान है कि वैसे भी तो भारत की एवरेज एज उतनी ही है, तो मैं क्यों मानूं कि उससे ज्यादा मिलेगा। सो ब्लिक इज, जैसे वही मुझे ब्लिक है कि 77 तक करीब रहना है, 25-27 साल हो गई है, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी जिंदगी के बाकी फैसले करूंगा।